अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं हूं आपकी मेज़बान आरजे नादिम और आप हमें देख रहे हैं रेडियो पैगाम शोपिया 89.6 एफएम के डिजिटल हैंडल्स पे। तो नाजरीन, जब भी आपसे डिजिटली हम मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं, हमारे स्टूडियो में कोई ना कोई ख़ास मेहमान हमारे रूबरू होता है। तो आज के जो ख़ास मेहमान हैं वो है अबरार अहमद बट साहब। श्रीनगर से इनका ताल्लुक़ है और अबरार बट साहब जो है ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है। जनरल सेक्रेटरी, वैसे तो जनरल सेक्रेटरी वहाँ पे काम करते हैं और प्रेजेंटली ये पंजाब नेशनल बैंक में काम कर रहे हैं नाजरीन। तो अबरार बट साहब जो है ये एक आई साइट जो है इनकी 2008 से धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगी है। तो इनको हम वो स्पेशली एबल्ड पर्सन हमारे साथ मौजूद है। ये जो है समाज के बहुत ही ख़ास लोग ये होते हैं, स्पेशली नीडफुल पर्सन हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है। आइए दोस्तों, इनको हम वेलकम करते हैं, इनको इस्तकबाल करते हैं हमारे रेडियो पे आने के लिए। सर, आपका बहुत वेलकम है हमारे रेडियो पे आने के लिए। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में अपनी जर्नी जो है वो नाजरीन तक पहुंचाएं। पहले तो सबसे बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने दावत दी और आपने कुछ बातें शेयर करने का मौका दिया रेडियो पे। मैं आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करूं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अपने बारे में, मैं श्रीनगर से ताल्लुक़ रखता हूं। श्रीनगर में एक जगह सलीना रामबाग है जहां से मेरा ताल्लुक़ है। मैं वहीं पैदाइश मेरी वहीं की है। उसके बाद मैं बचपन में मुझे चश्मा वगैरह लगा था, तो फिर मैंने पढ़ाई वहीं पे की। मॉडर्न हाई स्कूल था वहाँ पे, अबेदानंदा होम करके, वहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन था। वहाँ पे मॉडर्न हाई स्कूल था, तो वहाँ पे 6, 7 तक पढ़ा। तो उसके बाद मैंने एसपी हायर सेकेंडरी श्रीनगर एमए रोड में वहाँ पे 9 से लेके 12 तक पढ़ा, जो मेन स्ट्रीम स्कूल था। कोई स्पेशल स्कूल नहीं था, क्योंकि मेरी विजन 7th 8th के बाद ही विजन मेरी चली गई थी। मैंने स्क्राइब यानी कि राइटर लेना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद जब 2008 में मेरा 10th हुआ, 2010 में मेरा 12th हुआ, उसके बाद 2011 में मैंने फिर से कोशिश की अमर सिंह कॉलेज में एडमिशन लेने की। तो वहाँ पे फिर मैं पास नहीं, क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो एक साल रुकने के बाद फिर मैं देहरादून चला गया। NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअल हैंडीकैप्ड, जिसका नाम अब चेंज हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर है। वहाँ मैंने 3 साल लगाया रेगुलर। उसमें मैंने 3 महीने का एडजस्टमेंट प्रोग्राम किया, साथ ही फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट्स का ये कोर्स भी किया, डिप्लोमा, और जापानीज मेडिकल मैनुअल थेरेपी उसका भी 2 ईयर का डिप्लोमा किया, जो कि टोक्यो जापान के एफिलिएटेड से था वो कोर्स। और फिर साथ ही साथ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी अपनी शुरू की, जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ से शुरू किया। और 2016 के बाद ही फिर मैंने एनेबल इंडिया के साथ भी रब्ता किया। और 2015 में मैंने एक वर्कशॉप हमने किया था, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में किया था विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। तो वो सबसे बड़ा वर्कशॉप था, जिसमें कम से कम 60 to 70 विजुअली इम्पेयर्ड लोग आए थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और डिजिटल लिटरेट, जैसे आपने अभी डिजिटल हैंडल की बात की, जैसे सोशल मीडिया, लेकिन जो एक विजुअल इम्पेयर्ड है या खासकर जो डिसेबल है, पर्सन डिसेबिलिटी, उनके लिए जो डिजिटली है वो डिजिटली बहुत एक्सेसिबल हो गए। और अगर आप देखेंगे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है या जितने भी डिजिटल डिवाइसेस है या सॉफ्टवेयर आजकल बन रहे, और उसमें सब जगह में एक्सेसिबिलिटी का ख्याल रखा जाता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर ये मेरी थोड़ी सी जर्नी थी पढ़ने के बारे में। और फिर एनेबल इंडिया के साथ मैंने CCT यानी कंप्यूटर कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विजुअली इम्पेयर्ड वाला भी मैंने उनके साथ किया, जो जामनगर गुजरात में था। तो ये मेरी छोटा सा तारुफ, क्या कहूँगा, छोटा सा मेरे बारे में मैंने आपको बताया। सर, क्योंकि सर आपने अपने पढ़ने के बारे में बात की है सर, अब अगर बात करेंगे, क्योंकि जो भी ये स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, जितने भी कश्मीरी समाज में हैं या कश्मीरी लोकेलिटी में जितने भी ये बच्चे हैं, सर कश्मीर में
ऐसे स्कूल कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है जहाँ पर हम अपने बच्चों को, जो भी ये स्पेशली एबल्ड या स्पेशली नीडफुल बच्चा हो, सर कौन से स्कूल है कश्मीर में जहाँ पर हम अपने बच्चों को, वैसे बच्चों को पढ़ा सके? देखिए, आपका जो सवाल है उसका जवाब भी आपके पास ही आधा है। जवाब कैसे आधा है? क्योंकि जो कश्मीर में है, सबसे पहले यहाँ पे स्पेशल स्कूल ना के बराबर है। अगर है उंगलियों पे गिनने के लिए, यानी कि 2, 3, 4 ही है, और वो भी इंक्लूसिव सेटअप में है, वो भी ऑल डिसेबिलिटी को लेके है। अगर हम साउथ की बात करें, साउथ साइड में अनंतनाग में, बिजबिहारा में है ह्यूमनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन, जिसको जेबा आपा इंक्लूसिव एजुकेशन, वो 8th क्लास तक है, वो नर्सरी से लेके 8th क्लास, और वो ऑल डिसेबिलिटी के लिए। वैसे अगर हम नीचे आ जाए, श्रीनगर की तरफ आए, तो वहाँ पे वॉलंटियर मेडिकल सोसाइटी, शफकत रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे भी नर्सरी से लेके 8th तक है। और अगर हम थोड़ा सा प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट में अगर हम देखें, जो डीपीएस श्रीनगर है, डीपीएस अथवाजन, वहाँ पे भी वो स्कूल में जो नर्सरी से लेके 12th तक बच्चे, चाहे वो विजुअल डिसेबिलिटी हो, चाहे वो उनको कोई और डिसेबिलिटी हो, वो वहाँ पे इंक्लूसिव सेटअप में पढ़ रहे हैं, और उनके पास वहाँ लर्निंग रिसोर्स सेंटर भी है, अलग से उन्होंने सेंटर खोला है। तो ऐसी और भी स्कूल्स है। अगर स्कूल सेटअप की साथ ही अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट स्कूल्स की, या अगर NEP 2020 की बात करें, तो उसमें स्पेशल स्कूल को बिल्कुल माना नहीं गया। उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, जहां एक अमीर का बच्चा पढ़ेगा, वहीं गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा, वही डिसेबल बच्चा भी पढ़ेगा, वहीं जो थर्ड जेंडर है वो भी पढ़ेगा। वो हर कोई कैटेगरी के बच्चे एक ही छत के नीचे, एक ही स्कूल के अंदर पढ़ेंगे। ये NEP 2020 का जो मेन जो स्पेशल एबल लोगों के लिए एक कहा गया, उसमें एक चीज और भी चीजें हैं कि अगर हम देखें गवर्नमेंट स्कूल्स में तो हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जितने भी है वो तो मना कर नहीं सकते एडमिशन के लिए, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का बोलबाला जो है वो डायरेक्टर एजुकेशन से ही ज्यादा चलता है, और जो समग्र है वो उसको देखते हैं। और उनके जो स्पेशल एजुकेटर्स है, क्योंकि उन्होंने सेंटर्स भी रखे हुए, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में उनके 3-3, 4-4 सेंटर्स है जो रिसोर्स रूम के नाम से जाने जाते हैं। वहां पे भी अपने बच्चे और मेन स्ट्रीम में भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उतना अब मैंने जैसे पहले ही बात की कि जितना डिजिटल लिटरेट होगा बंदा, उतना उसके लिए बेहतर है, क्योंकि चाहे वो कोई भी डिसेबिलिटी से हो, डिजिटली आप उसको अवेयर करा दीजिए, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर अगर हम बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी की, क्योंकि आप हैंडीकैप्ड जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी है, सर कैसे आपको शौक पड़ा कि मैं अपने जैसे ही लोगों के लिए मैं कैसे हेल्प करूं, उनको मैं कैसे आगे बढ़ूं? क्योंकि आप नाजरीन को हम बताना चाहेंगे कि इनकी जो आईसाइट है वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने जैसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। सर क्या सफर रहा है ये जनरल सेक्रेटरी? ये एक्चुअली जो सफर था, ये बचपन से मुझे शौक था। जब मेरी ब्लाइंडनेस स्टार्ट हुई तो मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ तो मैं करूं। जैसे मेरे डिसेबल भाई बहनें हैं, उनके लिए यहाँ फैसिलिटीज नहीं है, उनके लिए यहाँ स्कूल नहीं है, या जो डिजिटल लिटरेसी है उसकी बहुत कमी दिखी मुझे। तो फिर मैंने 2000, जैसे पहले ही बताया, मैंने 2015 में वर्कशॉप किया, उसके बाद फिर 2017 में वर्कशॉप किया, 16 में वर्कशॉप किया डिसेबिलिटी लोगों के लिए, जिसमें विजुअल इम्पेयर्ड लोग थे, और बाकी डिसेबिलिटी को भी कवर किया था हमने। तो इसी को मद्देनजर हुए 2017-2018 में हमने नाथ कंपटीशन किया था, जो कि JNK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के बैनर के अंडर किया था। तो उसके बाद ही फिर वहाँ से मुझे ऑफर आया था कि आप आइए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर मैंने वहाँ पे मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ये वॉलंटरली मैं करता हूँ, इसमें ये बिल्कुल कोई ऑनरेरियम नहीं मिलता है, क्योंकि ये पूरा सोशल वर्क है, कोई इसमें हमें सैलरी नहीं देता है, क्योंकि हम लोगों के लिए कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। अब धीरे धीरे तो अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, लेकिन तब भी अभी हम बहुत पीछे हैं।
अगर हम बात करें तो फिर ये मेरी जर्नी थी जब मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया, जो एज ए वॉलंटियर मैंने स्टार्ट किया। और अभी भी मैं एज ए वॉलंटियर, मैं अपने आप को कोई पोस्ट पे नहीं समझता, मैं अभी भी वहाँ पे बोलता हूँ मैं एक छोटा सा वॉलंटियर हूँ, खिदमत गुजार हूँ। अगर मेरे से किसी को अगर कोई मदद मिली तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, सर अगर हम चैलेंजेस की बात करेंगे तो एक स्पेशल एबल्ड जो चाइल्ड है उसको कैसे कैसे चैलेंज समाज में उठाने पड़ते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो उसके घर में ही है, स्टार्टिंग से ही। अगर देखिए स्टार्टिंग से, बचपन से अगर बाय बर्थ वो डिसेबल है तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसकी फैमिली, कुछ फैमिलीज तो एक्सेप्ट कर लेती है जल्दी, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज होती है जो उनको निगलेक्ट करती है। उसमें बड़ा रोल मैंने ये देखा है, मैक्सिमम कंडीशन में मदर तो एक्सेप्ट करती है, फादर एक्सेप्ट नहीं करते। किसी कंडीशन में ये भी मैंने देखा, वो लेकिन रेयर केसेस है जिसमें फादर तो एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन मदर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो अगर घर से ही हम देखें, क्योंकि डिसेबल बच्चा पैदा हुआ, ये अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि डिसेबल बच्चा पैदा हुआ। आप देखिए कि इसके लिए फैसिलिटीज कहाँ है, पढ़ने के लिए क्या है। मैं ऐसे भी पेरेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने अपने 1.5 साल के बच्चे के लिए मेरे पास घर आए, रिक्वेस्ट की कि आप सर इसके लिए बताइए। मैंने कहा ये 1.5 साल का, बोला ठीक है 1.5 साल का है सर, लेकिन ये ब्लाइंड है, उसकी जो आई बॉल थी वो डेवलप नहीं हुई थी। तो उन्होंने बोला सर आप हमें बता दीजिए कि कैसे इसको हम पढ़ाने के लिए तैयार करें, क्योंकि अभी से अगर हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम कश्मीर में कहते हैं ओप सोप स्टार्ट करेंगे, तो ये कैसे मुमकिन है। फिर वो अभी बच्चा जो है वो 5-6 साल का हो गया, वो लगभग फर्स्ट की सेकंड में वो अभी पढ़ रहा है। तो कहने का यही मतलब था कि सबसे बड़ा चैलेंज तो घर में है। उसमें जब घर से बाहर निकलते हैं तो फैमिली के बाद आपका नेबरहुड से अगर हम निकलते हैं तो नेबरहुड के बाद आपका मोहल्ला या आपका गाँव, जो आपकी सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में आप उठते बैठते, एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटी वो बहुत कम है, लेकिन कई जगह पे बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूं, बहुत ऐसे, जैसे मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे शॉपकीपर के पास मुझे इतना अच्छा लगा, उसने मुझे मेरी छड़ी देख के हेल्प की। उसने बोला आपको कहाँ जाना, आपको वहाँ गाड़ी मिलेगी, आपको अगर कुछ लेना है मैं लेके दूंगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम घर से बाहर निकलेंगे। अगर हम कहेंगे या फैमिली कहेगी कि बच्चा घर में ये डिसेबल है, इसको घर से बाहर नहीं जाने दो, उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक वो घर से बाहर नहीं आएगा तब तक वो कैसे अपने आप को प्रूफ कर पाएगा। ये सर एक क्लोजिंग मैसेज दे दीजिए समाज के लिए, ताकि वो भी एक्सेप्ट करे ऐसे बच्चे जो है समाज में, स्पेशली एबल्ड बच्चे जितने भी है समाज में, उनके साथ एक अच्छा सा व्यवहार वो उनके साथ रहे, उनका अच्छे से व्यवहार उन बच्चों के साथ वो मतलब ऐसे रहे कि जैसे वो नॉर्मल बच्चे हैं। सर एक क्लोजिंग मैसेज दे दीजिए। देखिए समाज के लिए मैं यही मैसेज दूंगा, जो पर्सनल डिसेबिलिटी बच्चे, अगर हम बात करें कश्मीर की, मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। अगर हम देखें कुरान में भी बात की गई है डिसेबल के बारे में। अगर हम बात करें, एक पूरा सूरह जो है सूरह अब्बासा अनिल आमा, वो पूरा एक सूरत जो है पूरी एक ब्लाइंड के ऊपर की गई, क्योंकि एक सहाबी जो थे वो ब्लाइंड थे। तो इसका मतलब, और साथ ही एक हदीस भी है कि अगर आप एक नाबीना या एक डिसेबल बच्चे को या किसी को मदद करोगे तो आपको जन्नत वाजिब है, आपके जो पुराने गुनाह है वो माफ कर दिए जाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि ये तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। आप देखिए कि कितना अच्छी मैसेज दी है उन्होंने हमारे लिए, कि आप देखिए अगर हमारे कम्युनिटी में, हमारे सोसाइटी में कोई भी डिसेबल बच्चा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको प्यार से रहे, क्योंकि आप देखिए कि आईएएस पोस्ट पे विजुअली इम्पेयर्ड या डिसेबल जो बच्चे हैं वो आईएएस पोस्ट पे आजकल है, डायरेक्टर पोस्ट्स पे है, कहीं पे क्या कहते हैं कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर पोस्ट्स पे है। ये लेकिन तभी मुमकिन है जब फैमिली, सोसाइटी और जो हमारी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो उनको सपोर्ट करे, तभी ये पॉसिबल है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत सर शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। एक शायर मैं आपको सर डेडिकेट करूँगी कि आँख बर आई किसी से जो मुलाकात हुई,
आंख बर आई किसी से जो मुलाकात हुई, खुश्क मौसम था मगर टूट के बरसात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया Thank सर you, यहाँ पे आने के लिए और समाज को इतनी प्यारी सी मैसेज देने के लिए। सर रही ज़िंदगी तो आपको फिर से इस शो में हम बुलाएंगे और आपके साथ मज़ीद बातें करेंगे ताकि समाज तक भी अच्छी अच्छी बातें आपसे पहुँचेंगी। थैंक यू। शुक्रिया सर।